बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कॉमन आईटी सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड बाय प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। थोड़ा सा फिर पीछे का बता दूं कि ये चैप्टर जो 3 नंबर चैप्टर है ये था कि प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट अगर आप बनाते हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैनुअल के बारे में था, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, फिर जो लोग आपने हायर करने हैं उनकी रिप्यूट है, उनका वैल्यू, कल्चर, कम्पिटेंसी के रिलेटेड एक लेक्चर था। फिर लास्ट लेक्चर था कस्टमर सर्विसेज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोक्योरमेंट वाले किस तरह से यूज़ करते हुए वैल्यू फॉर मनी को अचीव कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि कॉमन आईटी सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड बाय प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन फंक्शन। तो वो जो जब आप डिपार्टमेंट बनाएंगे तो बाकी सब चीज़ें जब आप प्रिपेयर करते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो आईटी का सिस्टम है वो भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने किस आईटी सिस्टम की तरफ जाना है ताकि प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज किया जाए। करेंटली कोई भी बिज़नेस मैनुअल नहीं चल रहा होता है। इवन के जो स्मॉल स्केल के शॉपकीपर होते हैं वो भी, उन्होंने भी अपने स्टॉक को और सेल को कंप्यूटराइज किया होता है। तो कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होगी और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बनाएगी तो अल्टीमेटली वो भी कोई ना कोई प्रोक्योरमेंट का कंप्यूटराइज सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगी अपने डिपार्टमेंट में। तो अब जो कॉमनली अवेलेबल मार्केट में सिस्टम है उनको देख लेते हैं कि कितने सिस्टम डिफरेंट अवेलेबल हैं और किस सिस्टम की क्या खसूसियत है और किस सिस्टम के ऊपर आप जाते हैं। आप किस सिस्टम के ऊपर जाते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि कोई भी आईटी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए नंबर 1 तो सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर हार्डवेयर चाहिए जो कंप्यूटर, प्रिंटर और डिफरेंट गैजेट्स होंगे, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होगा। तो इन सब के लिए ऊपर एक हैवी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आप किस सिस्टम को डिसाइड करते हैं। तो स्मॉल स्केल कंपनियां स्टार्ट में कोशिश करती हैं कि वो बस उतना सिस्टम लगाएं, कंप्यूटराइज सिस्टम उतना ही रखें जिस पे एक कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और थोड़े पैसों से काम चल जाए। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, कंपनियां ग्रो करती हैं और तो फिर वो अपने सिस्टम को या अपग्रेड कर लेती हैं या नए सिस्टम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो अब प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के अंदर कितने डिफरेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और आप उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 है इंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 2 है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में फर्दर 3 सिस्टम मार्केट में चल रहे होते हैं कि MRP है, JIT है और कैनबैन है। और फिर P2P का कंप्यूटराइज सिस्टम अवेलेबल है और ERP के सिस्टम अवेलेबल हैं जो कि हाईएस्ट एडवांस सिस्टम है, यानी ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब जो इंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये सिर्फ इंडेंट को मैनेज करता है कि जैसे अगर आप इंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उस कंपनी में उनके पास, जैसे HR है, एडमिन है, सेल्स मार्केटिंग है, IT डिपार्टमेंट है या कोई और भी हो, तो वो सब डिपार्टमेंट की जो नीड्स होंगी, यहाँ जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि सबसे बड़ा, जिनकी सबसे ज़्यादा इंडेंट आते हैं। इंडेंट रिक्विजिशन को भी कहते हैं, डिमांड लेटर को भी इंडेंट कहते हैं। तो अगर कोई लोग नए हो तो वो कंफ्यूज ना हो, इंडेंट से मुराद है रिक्विजिशन या डिमांड। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने उस सॉफ्टवेयर में उसको एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और उनका HOD उसे ऑथोराइज करता है और वो इंडेंट जो है वो स्टोर की तरफ चला जाता है, यानी स्टोर के कंप्यूटर पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब अगर तो स्टोर में वो आइटम अवेलेबल है जो इंडेंट की गई है
या रिक्विजिशन की गई है तो स्टोर वाले उसको इशू कर देंगे, और अगर नहीं अवेलेबल तो वो उस इंडेंट को प्रोक्योरमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं इंटरनली सिस्टम के अंदर ही। तो वो जो प्रोक्योरमेंट का कंप्यूटर होगा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी कि ये प्रोक्योरमेंट के लिए इंडेंट आया है ताकि इसको प्रोक्योर किया जाए। अब ये सिस्टम सिर्फ इंडेंट को मैनेज करेगा। उसके बाद जैसे ही वो इंडेंट प्रोक्योरमेंट में आएगा तो उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट का अपना प्रोसेस होगा वो इस इंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। प्रोक्योरमेंट अब अपना प्रोसेस खुद आगे करेगी। वो RFQ के लिए ईमेल करते हैं, वो PO कंप्यूटर के ऊपर निकालते हैं या एक्सेल में निकालते हैं या मैनुअली राइट करते हैं, ये सारे उनका अपना प्रोसेस है, उसका इंडेंट मैनेजमेंट से कोई तल्लुक़ नहीं होता। इंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ ये बताएगा कि टोटल इंडेंट कितने इशू हुए हैं, उनकी डेट्स क्या हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी आइटम्स क्या हैं, तो ये सिर्फ इंडेंट को मैनेज करेगा। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंडेंट मैनेजमेंट से थोड़ा एडवांस होगा। उसमें इंडेंट का सिस्टम भी होगा, प्लस उसमें जो अवेलेबल इन्वेंट्री होगी स्टोर के अंदर वो भी रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि जैसे ही कोई इंडेंट इशू होगा तो उस इंडेंट के अगेंस्ट इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा, और टोटल इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है उसके बारे में भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ये भी स्टोर को मैनेज करने का सिस्टम है। अब स्टोर को मैनेज करने के लिए जो इन्वेंट्री सिस्टम कॉमनली यूज़ हो रहे हैं उनमें MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है कि आपके पास कोई ऑर्डर आता है, जैसे सेल, अगर कोई बेवरेज कंपनी की एग्जांपल ले लें कि उनको एक 500 ml बॉटल की डिमांड आती है कि जी हमें 10,000 बॉटल चाहिए 500 ml की, तो सेल वाले ये ऑर्डर जब प्रोडक्शन को देंगे और प्रोडक्शन स्टोर को बताएगी कि भी ये 10,000 बॉटल हमने प्रोड्यूस करनी है, तो आप इसकी जो रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल हैं वो सारे चेक कर लें कि और हमें इतने दिनों बाद चाहिए। तो स्टोर जब उस 10,000 क्वांटिटी को एंटर करेगा अपने सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, MRP में, तो MRP उसको टोटल प्लानिंग निकाल देगी, यानी कंप्यूटर उसको प्लानिंग खुद ही करके एक शीट निकाल देगा कि इसके लिए इतनी बॉटल चाहिए, इतने कैप चाहिए, इतने कोरोगेटेड कार्टन चाहिए, या इतनी वो प्लास्टिक पैकिंग फिल्म जो होती है वो चाहिए, इतना शुगर चाहिए, इतने कार्बोनेशन गैस चाहिए, इतना फ्लेवर चाहिए, कलर चाहिए, कोई प्रिजर्वेटिव है तो वो इतने चाहिए। मतलब टोटल जितनी भी उस 10,000 बॉटल को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो सारा कंप्यूटर प्लान खुद ही करेगा और 10,000 बॉटल के हिसाब से एक शीट निकाल देगा कि ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है और इनमें से इतनी चीज़ें स्टोर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इतनी नॉट अवेलेबल हैं जो आप प्रोक्योरमेंट को ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये जो MRP होगा ये डिपेंड कर रहा होता है उस मैनुअल एंट्री के ऊपर जो आप एंटर करते हैं कि हमें इतनी प्रोडक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल 10,000 बॉटल की प्रोडक्शन जो ऑर्डर आया है, अगर आप उसको गलती से 1,000 लिख देते हैं तो आपको प्लानिंग 1,000 बॉटल की मिलेगी और 1,000 बॉटल की प्लानिंग के हिसाब से प्रोक्योरमेंट होगी, उनकी सप्लाईज़ को मैनेज किया जाएगा। जब चीज़ें आएंगी तो पता लगेगा जी ये तो सब गलत हो गया, हमें तो 10,000 बोतल की प्रोडक्शन करनी थी, तो आपने 10,000 की जगह 1 0 मिस कर दिया और 1,000 एंटर कर दिया। या आप 10,000 की जगह 1,00,000 एंटर कर देंगे तो मटेरियल 10 गुना ज़्यादा प्रोक्योर हो जाएगा और वो भी एक एरर होगा। तो एडवांटेज भी है कि आप मिनिमम टाइम में बस जस्ट 1 क्लिक के ऊपर अपनी क्वांटिटी एंटर करें और अपनी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट जो भी आपको ज़रूरत है वो निकाल लें। लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो रॉन्ग प्लानिंग उसमें से निकलेगी। दूसरी किस्म का जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है वो JIT है, जस्ट इन टाइम। ये
कम ही ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, बहुत थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जस्ट इन टाइम के ऊपर प्रोडक्शन कर रही होती हैं। लेकिन जस्ट इन टाइम का मतलब है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो जिस दिन प्रोडक्शन होनी है उस दिन वो प्रोडक्शन हॉल में एंटर हो, प्रोडक्शन हो और फिनिश गुड बन के डिस्ट्रीब्यूटर को या सेल पॉइंट पे जहाँ भी उसने सेल होना है वहाँ पे डिस्पैच हो जाए। तो ना तो आपके स्टोर के अंदर कोई रॉ मटेरियल या पैकिंग या इंग्रेडिएंट अवेलेबल होंगे और ना ही फिनिश गुड स्टोर में जाएगी। और जस्ट इन टाइम सेम वही सॉफ्टवेयर होगा, उसमें डेंटिंग सिस्टम भी होगा, उसमें मटेरियल प्लानिंग भी होगी। लेकिन इस मटेरियल प्लानिंग के पीछे लीड टाइम का फंक्शन काम कर रहा होता है। लीड टाइम होता है कि जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं तो वो उस आइटम को कितने टाइम के बाद सप्लाई करता है। अब इस सप्लाई जो आइटम उसने करनी है वो डिपेंड कर रही होती है कि क्या उसके स्टॉक में रेडी अवेलेबल है, कहीं उसने आगे से परचेज़ करके देनी है या उसने बना के देनी है। तो उस बनाने के दौरान जो उसका टाइम लगेगा या परचेज़ करने में लगेगा वो उसका लीड टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम आप ऑर्डर करते हैं, शुगर ऑर्डर करते हैं, तो शुगर का स्टॉक अगर अवेलेबल नहीं है और रनिंग सीज़न है तो वो कहते हैं ये भी 10 दिन बाद हम आपको इतनी क्वांटिटी देंगे। तो वो जो 10 दिन लगेंगे उस शुगर को वहाँ बनने में वो उसका लीड टाइम है, प्लस जो आप तक पहुँचने में। अगर 10 दिन में शुगर बनती है और 2 दिन में आप तक पहुँच रही है तो जो 12 दिन का टाइम लगेगा आपके स्टोर में उसकी अवेलेबिलिटी के लिए वो उसका लीड टाइम है। तो जब हम जस्ट इन टाइम के ऊपर जाते हैं कि जी ये चीज़ें सुबह आए वहाँ पे प्रोडक्शन हॉल में प्रोडक्शन हो और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को या सेल पॉइंट के ऊपर डिस्पैच हो जाएं, तो इसका मतलब कि वो चीज़ें जो आपके प्रोडक्शन हॉल में सुबह एंटर होनी है उनका लीड टाइम क्या है। अगर उनका लीड टाइम किसी का 5 दिन है, किसी का 10 दिन है, किसी का 1 माह है, तो फिर आपको उस आइटम को उतने दिन पीछे जाके ऑर्डर करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक आइटम का लीड टाइम 10 दिन है तो उसको 10 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा और जिसका लीड टाइम 5 दिन है उसको 5 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो चीज़ हमने प्रोड्यूस करनी है अगले 10 दिन पहले उसका ऑर्डर आज करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो प्लानिंग है सारी जस्ट इन टाइम के अंदर हो जाती है कि जब भी आप उसको सिस्टम को बताएंगे कि 500 ml की 10,000 बोतलें प्रोड्यूस करनी है तो सिस्टम पूरी एक शीट निकाल के आपको दे देगा कि जी शुगर को आप 3 दिन पहले ऑर्डर कर दें और जो पेट बॉटल है उसको 10 दिन पहले ऑर्डर करें, कॉर्रुगेटेड कार्टन को इतने दिन पहले करें। तो ये सब चीज़ें जब वो प्लानिंग में लीड टाइम के साथ मेंशन होंगी तो फिर आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। तो ये जस्ट इन टाइम का सॉफ्टवेयर है जो कि मार्केट में रन करता है। कैनबैन का सिस्टम होता है कि आपने जस्ट इन टाइम से थोड़ा एडवांस एडवांस नहीं कह रहा। कैनबैन होता है कि आपने उतनी इन्वेंटरी रखनी है जितनी लीड टाइम के अंदर आपको दोबारा मिल जाती है। जैसे अगर आपको डेली 10 पीस किसी आइटम के कंज्यूम हो रहे हैं और उसका लीड टाइम 3 दिन है कि 3 दिन बाद वो आइटम आपके स्टोर में दोबारा आएगी, तो इसका मतलब तो इसका मतलब कि आपको 30 आइटम उस आइटम के अपने स्टॉक में रखने पड़ेंगे। 10 आज यूज़ होंगे, 10 कल यूज़ होंगे, 10 परसों होंगे और परसों के इस वक्त आपको उसकी नेक्स्ट सप्लाई मिल जाएगी और नेक्स्ट सप्लाई फिर 30 आइटम की होनी चाहिए जो अगले 3 दिन चले और उसके बाद वो इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहे। तो यहाँ पे आप अपना इन्वेंट्री लेवल एक सेट कर देते हैं कि जी हमारा जो मिनिमम ऑर्डर लेवल है वो ये है। जैसे ही वो मिनिमम ऑर्डर लेवल के ऊपर आइटम आती है तो आपका कंप्यूटर आपको इन्फॉर्म कर देता है, सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि इसका ऑर्डर आपने आज करना है। तो इसको कैनबैन जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम, कैनबैन एक बेसिकली एक थ्योरी है, जैसे 6 सिग्मा है, लीन है, जाइल है। तो ये एफिशिएंसी और उस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है कि आपको सिर्फ उतना स्टॉक रखना चाहिए जितना आपके लिए ज़रूरी है और एक्सेस स्टॉक को आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी जितना आप री ऑर्डर लेवल उस जगह पे सेट करते हैं जितना उसका लीड टाइम है।
तो जैसे अगर लीड टाइम 3 दिन का है तो आप अपना रीऑर्डर लेवल 3 दिन के ऊपर डिसाइड करेंगे कि 3 दिन का स्टॉक अवेलेबल हो और 3 दिन बाद मैं रीऑर्डर करता रहूं ताकि आइटम आते रहें, कंज्यूम होते रहें और स्टॉक जो है वो सिर्फ मिनिमम लेवल पे रहे जितनी हमें ज़रूरत है। तो ये भी सारा सिस्टम आपको ख़ुद ही प्लान करता है, रीजनरेट करता रहता है। और जो रीऑर्डर लेवल होते हैं वो डेली आपको इन्फॉर्म करता है कि इन आइटम के आज आपने ऑर्डर करने हैं और उस हिसाब से आप फिर आगे प्रोक्योरमेंट को ऑर्डर कर देते हैं। तो ये तो हो गए इन्वेंट्री को मैनेज करने के सिस्टम के। आप इंडेंट मैनेज कर सकते हैं, आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है P2P का सिस्टम। P2P होता है प्रोक्योर टू पे, कि आपने प्रोक्योरमेंट प्लस पेमेंट दोनों को कंबाइन कर देना है, कि यानी प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिंक होते हैं इस सॉफ्टवेयर में। जो भी PO शो होता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है कि जी अकाउंट्स को साथ ही पता चल जाता है कि आज इतने PO इशू हैं, यानी सेम टाइम प्रोक्योरमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट लिंक होते हैं एक ही सिस्टम में। तो जितने PO इशू होंगे उतने ही PO अकाउंट्स डिपार्टमेंट के इल्म में भी होते हैं ताकि वो अपने जो फाइनेंशियल उसकी पेमेंट्स वगैरह उसको मैनेज कर सकें। और जब आप उसकी इनवाइस को सप्लाई आएगी, इनवाइस आएगी तो उसको एंटर करेंगे तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको पे कर देता है। अभी तो इसका जो करंटली गवर्नमेंट ने कुछ अमेंड भी किया है सिस्टम को कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी जो पेमेंटें होती हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए। मतलब अब कोई भी चेक इशू नहीं होगा किसी सप्लायर को। तो ऑनलाइन पेमेंट में ये होगा कि जब भी सप्लायर की इनवाइस आएगी तो वो प्रोक्योरमेंट से ऑनलाइन अकाउंट्स को जाएगी और ऑनलाइन ही अकाउंट्स वाले उसकी पेमेंट कर देंगे। तो बाद इसको P2P कहते हैं, जो कि P2P से मुराद है कि प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स का जो सिस्टम लिंक होगा जिसमें PO इशू होगा और पेमेंट होगी प्रोक्योर टू पे। इसमें इन्वेंट्री लिंक नहीं होती, यानी ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट टू अकाउंट्स दो को लिंक करता है। अब ये सिर्फ इंडेंट को मैनेज करेगा, ये इंडेंट प्लस इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, ये प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स को मैनेज करेगा P2P। लेकिन अब हम ये ज़रूरतें उन कंपनीज़ की है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी है, या वो चाहते हैं कि नहीं अभी हमें एक बड़े सिस्टम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, हार्डवेयर ज़्यादा ख़रीदने पड़ेंगे, सिस्टम की बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो एक बड़ा डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। तो हमें सिर्फ इस पे जाना है या हमें सिर्फ इसके ऊपर जाना है, या इनमें से कोई इंस्टॉल हो चुका तो अब ये एडिशनल एक चीज़ ऐड कर ली जाए P2P का सॉफ्टवेयर। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होंगी वो इनके छोटे सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगी, वो सीधा ERP के ऊपर चली जाएंगी। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है जिसमें सारे डिपार्टमेंट लिंक होते हैं एक ही सर्वर से। उसमें HR भी होगा, एडमिन भी होगा, सेल्स भी होगा, उसमें प्रोक्योरमेंट भी होगा, अकाउंट फाइनेंस भी होगा। तो सब डिपार्टमेंट्स एक ही सॉफ्टवेयर से लिंक होते हैं और जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से उसको ऑथराइज़ कर दिया जाता है। अगर HR का तल्लक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से नहीं है तो HR को जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी अथॉरिटी नहीं दी जाती। तो HR को वो अथॉरिटी दी जाएगी जो उनकी सैलरीज के रिलेटेड होंगी, एडमिन को वो अथॉरिटी दी जाएंगी जो एडमिन के रिलेटेड होंगी, और प्रोक्योरमेंट को वो दिया जाएगा पोर्शन जो प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड होगा, स्टोर को स्टोर का होगा। तो इस तरह से आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ERP को कि किस बंदे ने क्या चीज़ें यूज़ करनी है तो उसको उतना ही ऑथराइज़ किया जाए। और जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनके पास फिर टोटल सिस्टम अवेलेबल होता है, तो वो देख सकते हैं कि सैलरीज की क्या पोजीशन है, प्रोक्योरमेंट की क्या पोजीशन है, अकाउंट फाइनेंस में क्या पोजीशन है। तो वो ओवरऑल किसी भी किस्म का डाटा वहाँ से ले सकते हैं, रिपोर्टिंग ले सकते हैं किसी चीज़ के मतलब। तो ERP होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो टोटल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को कवर कर रहा होता है। तो अब मकसद ये सारे IT सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का यही है कि आप
जो काम है उसको स्पीड अप करें, रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करें और ट्रांसपेरेंसी जो है वो इजी हो, ट्रेसेबिलिटी इजी हो। और इस सब के लिए आपने किस सिस्टम के ऊपर जाना है ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन की